हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी पे स्वागत करता हूं और आज की हमारी चर्चा है उत्तराखंड के उत्तरकाशी में आई भीषण तबाही के बारे में। देखिए, दरअसल इस तबाही के पीछे का रीजन है बादल फटना, और बादल फटने के बाद हम ये देख रहे हैं कि 4 लोगों की जान जा चुकी है और अब तक 100 से ज्यादा लोग लापता हैं। वहीं ये भी पता चल रहा है कि आर्मी के जवान भी इस पूरे के पूरे घटनाक्रम में लापता हो चुके हैं। तो फिलहाल जो आंकड़ा है वो बताता है कि 100 से ज्यादा लोग लापता हैं। 2 आर्मी पर्सनल जो है यानी कि 2 आर्मी के जवान जो है उनको रिकवर किया गया, लेकिन 9 अभी भी मिसिंग में है। इसके साथ ही 130 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है और वहीं 8 से 10 इंडियन आर्मी के सोल्जर जो है उनको मिसिंग रिपोर्ट किया गया है लोअर हर्सिल वाले क्षेत्र में। तो फिलहाल ये पता चल रहा है कि स्थिति बहुत ही ज्यादा गंभीर हो चुकी है। धराली नाम का एक पूरा का पूरा गांव जो है वो तबाह हो चुका है और साथ साथ 1500 साल पुराना मंदिर, एक पंच केदार से जुड़ा हुआ, वो भी यहाँ तबाह हो चुका है, पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर है और इस सारी की सारी घटना हुई है बादल फटने के बाद अचानक आई बाढ़ की वजह से। साथ साथ हम लोग को यहाँ पूरे के पूरे घटनाक्रम में जो चीजें देखनी है उन सभी चीजों पर जब हम नजर डालते हैं तो हमें ये पता चलता है कि भाई अभी फिलहाल ये जो हमारा टॉपिक है, ये टॉपिक हमारे मेंस के हिसाब से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। हमारे जीएस पेपर 3 का एस्पेक्ट ये कवर करता है और वहीं हमें ये पता चलता है कि यूपीएससी बीते कुछ वर्षों से लगातार इस प्रकार के प्रश्न भी पूछ रहा है। बादल फटने की परिघटना क्या है, व्याख्या कीजिए। 2024 में ही पूछा है और 2025 में हमसे पूछा गया भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में बादल फटने की क्रियाविधि और घटना की व्याख्या करें। 2 हालिया उदाहरणों पर चर्चा करें। तो उदाहरणों को याद रखना भी जरूरी है क्योंकि वो इस तरह से क्वेश्चन को दे रहा है। तो बादल फटना फ्रिक्वेंटली पूछा गया है तो जरूरी है कि आप लोग भी इस मामले में तैयारी रखें अपनी पूरी, ताकि आप लोगों से भी अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर सकें। साथ साथ एक दूसरी तरफ की स्थिति जो हम लोग को समझनी है प्रॉपर अच्छे तरीके से, वो ये है कि देखिए उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में बादल फटने से अचानक आई बाढ़ और तबाही मच गई है। 4 लोगों की मौत और बहुत सारे लोग लापता। इसके अलावा ये भी समझिए कि ये पूरी की पूरी घटना कहां और किस प्रकार से हो रही है। तो मुख्य जो एरिया है वो है उत्तराखंड का उत्तरकाशी जिला। ठीक है, अब यहाँ पर स्थिति ये थी कि बीते 3 दिनों से लगातार बारिश आ रही थी। हालांकि बीते 3 दिनों से आने वाली बारिश बहुत ही नॉर्मल थी, हल्की हल्की थोड़ी थोड़ी बारिश आ रही थी। और वहीं दरअसल स्थिति कल इस प्रकार गड़बड़ाई कि मंगलवार के दिन अचानक से बारिश थोड़ा सा तेज हो गई। तो बारिश का जो रुख बदला है, उसी रुख बदले मामले में हमें पता चलता है कि दोपहर को अचानक से फिर जो खीर गंगा नदी है उस खीर गंगा नदी का फ्लो बढ़ गया और नदी का फ्लो बढ़ जाने के बाद धराली गांव पूरी तरह से तबाह हो गया। अब इसके साथ खीर गंगा नदी का जो उद्गम है वो श्रीकंठ पर्वत से होता है। तो श्रीकंठ पर्वत शिखर से निकलने वाली यही नदी मुख्य रूप से जिम्मेदार बनी है इस पूरी की पूरी घटना के लिए। हालांकि जो ये खीर गंगा नदी है ये भागीरथी नदी की एक सहायक नदी है। आप लोग जब इस तस्वीर को देखेंगे तो ये जो रूट है ये पूरा का पूरा रास्ता खीर गंगा नदी का है और इसी रास्ते से आके खीर गंगा नदी आगे मिल जाती है भागीरथी में। अब ये समझिए कि धराली गांव यहाँ पर मौजूद है जो पूरी तरह तबाह हो चुका है। ये जो गांव है, यहाँ पर एक गांव धराली गांव है। तो इस धराली गांव को पूरी तरह से अब खीर गंगा नदी ने तबाह कर दिया है। हालांकि धराली गांव के लिए पहली बार नहीं है कि इस प्रकार की घटना हुई है। धराली गांव इससे पहले 1864 में भी खीर गंगा नदी की वजह से तबाह हो चुका है। हालांकि दोबारा बसा लिया गया था, फिर लंबे समय तक थोड़ा यहाँ शांति रही, इस प्रकार की प्रलय नहीं आई। लेकिन 2013, 2014 और अब 2025 में हमने लगातार 3 घटनाओं को देखा, यानी कि 1 दशक के लगभग 3 लगातार ऐसी घटनाएं जो बताती हैं कि ये धराली गांव एक बड़े ही सेंसिटिव एरिया में है और यहाँ पर बार बार प्रलय आ जा रही है। अब इसी के साथ एक दूसरी खास बात यहाँ पर यह भी समझनी है कि फिलहाल अभी हमारे जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने सरकार को ये सिफारिश की है कि धराली गांव को यहाँ से शिफ्ट कर दिया जाए, क्योंकि लगातार बार बार आने वाली जिस प्रकार की यहाँ पर घटनाएं हैं और बार बार बाढ़ की स्थिति, बादल फटने की स्थिति की वजह से लोगों का जीवन खतरे में डालना ठीक नहीं है। इसलिए इस गाँव को कहीं और शिफ्ट कर देना चाहिए। हालांकि इस गाँव के एरिया में बार बार क्यों इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, उसके पीछे का क्या रीजन है वो भी समझना जरूरी है। तो देखिए, वैसे तो उत्तराखंड अपने आप में ही एक संवेदनशील एरिया है, हिमालय पर मौजूद है। तो इसलिए हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर अलग अलग प्रकार की प्राकृतिक घटनाएं होती ही रहती हैं। लेकिन उसके बावजूद जहां ये धराली गांव मौजूद है, ये गांव मौजूद है एक मेन सेंट्रल थ्रस्ट वाले एरिया में, यानी कि यहाँ एक थ्रस्ट है और इस थ्रस्ट के माध्यम से हम ये देखते हैं कि हमारा वृहत हिमालय जुड़ता है ट्रांस हिमालय के साथ। तो ट्रांस हिमालय और वृहत हिमालय दोनों के बीच कनेक्टिविटी प्रदान करता है ये मेन सेंट्रल थ्रस्ट, और उसी के पास में मौजूद है ये गाँव और इसी रास्ते से गुजरती है खीर गंगा नदी। तो सारा का जो पॉइंट है वो पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और संवेदनशील हो जाता है। इसलिए लोगों के लिए यही बेहतर है कि वो जितना दूर रहे इस क्षेत्र से उतना ही बेहतर है। हालांकि यहाँ पर एक मौजूद था मंदिर कल्प केदार नाम का, और ये मंदिर पंच केदारों में से एक माना जाता था और काफी अच्छे से मान्यता थी इस मंदिर की। लेकिन ये 1500 साल पुराना मंदिर भी अब इस पूरे के पूरे बादल फटने की घटना के तहत ध्वस्त हो चुका है। हालांकि इस पूरी की पूरी घटना को हम लोग समझे तो इस घटना को हम लोग यहाँ पर भी अच्छे से समझ सकते हैं। तो देखिए, ये जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं अपने आप में पूरी घटना को। हालांकि पहले की जो स्थिति थी बिल्कुल शांत थी, बिल्कुल प्रॉपर अच्छी अवस्था थी, और उसी अच्छी अवस्था को हम लोग देखते हैं कि
ये यहाँ पर मौजूद है। और अभी तक ऐसी कोई स्थिति नहीं थी, लेकिन दोपहर में जब जल स्तर अचानक से बढ़ता है तो बादल फटने की घटना में देखते हैं कि यहाँ पानी बहता हुआ आता है और पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा तेज होता है और पानी का फ्लो तेजी से आता है और यहाँ पर जो टर्न पॉइंट था यहाँ पर पानी टर्न नहीं होता, पानी बहता हुआ सीधा आता है और इस क्षेत्र में मौजूद इन सारे के सारे घरों को तबाह करना शुरू कर देता है। और यहाँ पर जो जितने भी लोग मौजूद थे, हालांकि पहले से ही लोगों ने क्षेत्र को काफ़ी ज़्यादा खाली कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी जो कुछ लोग मौजूद थे, जो तस्वीरों में देखने को मिले हैं, उन लोगों को यहाँ से पता नहीं चला है कि वो कहाँ पहुँचे हैं। कुछ लोग लापता ही हैं, 100 से ज़्यादा संख्या है लापता लोगों की और कई लोगों की जान चली गई है। तो कुछ इस प्रकार से फिर तबाही का मंजर था जो हम यहाँ पर देख सकते हैं। और कुछ लोग जो है वो तस्वीरों में इस प्रकार अलग अलग जगह पे मौजूद थे और जब पानी बहता हुआ आ रहा था तो वो लोग, जब पानी आया तो पानी के साथ ही वो लोग भी बह के आगे बढ़ गए। तो ये पूरा का पूरा तबाही का मंजर रहा है इस घटना में। हालांकि बादल फटने की घटना क्या होती है, इस घटना पे भी हमें थोड़ा नजर डालना जरूरी है, क्योंकि अनेक बार जब लगातार हमारी परीक्षा हमसे बादल फटना पूछ रही है तो जरूरी है कि हमें भी सारे पॉइंट्स क्लियर हो। तो देखिए, जब कभी भी हवा देखते हैं कि हम लोग जो होती है कि बारिश के लिए जिम्मेदार होती है, जब जब हवा, नम हवा तेजी से पहाड़ों के ऊपर उठती है और उठने के बाद ठंडी होकर ये बारिश में बदल जाती है, तो इस घटना के बाद हम लोग देखते हैं कि जो पूरी की पूरी सिचुएशनल होती है सभी को अच्छी लगती है, बट बारिश होना, लंबे समय तक बारिश होना, इन दोनों में ही अंतर है। अगर मान लीजिए कि कुछ लंबे समय अंतराल के लिए बारिश हो रही है, बंद हो जा रही है, तो आप इस दौरान अपने सिस्टम को अच्छे से संभाल सकते हैं और बहुत अधिक जलभराव से बचने की स्थिति भी आपको उस समय मिल जाती है। लेकिन जब बारिश होने शुरू हो जाए और लगातार बारिश होने लग जाए तो उसके बाद फिर आपके लिए खतरे की घंटी है। तो जब गर्म नम हवा तेजी से पहाड़ों के साथ ऊपर उठती है और ठंडी होकर वो बारिश के अंदर बदल जाती है, तो इस पूरी घटना को हम लोग कहते हैं ओरोग्राफिक लिफ्ट। अब इस ओरोग्राफिक लिफ्ट के मामले में ही समझते हैं हम लोग बादल फटने को भी, बट बादल फटने की घटना का मतलब ये होता है कि एक लिमिटेड समय में, एक लिमिटेड एरिया में लगातार होने वाली बारिश हमें बादल फटने की घटना से जोड़ देती है। बादल फटने का मतलब ये नहीं होता कि हाँ कोई बादल है इसमें पानी भरा हुआ है, वो अचानक से फटेगा और सारा पानी निकलेगा और सब कुछ बह जाएगा, ये नहीं होता। दरअसल बादल फटने की घटना में छोटे से समय के अंतराल में, छोटे से क्षेत्र के अंदर हम देखते हैं कि बहुत सारी बारिश हो जाती है। और हमारा IMD यानी कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यहाँ ये बताता है कि 20 से 30 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में हर घंटे के अंदर 100 मिलीमीटर से अगर बारिश हो जाती है तो उस दौरान हमें पता चलता है कि ये क्लाउड बस्ट की कंडीशन है, यानी कि बादल फटने की कंडीशन है। तो याद रखिएगा, 20 से 30 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में 1 घंटे के अंदर अगर 100 मिलीमीटर से अधिक बारिश हो जाए तो उसको हम बादल फटना कहते हैं। ये घटना अक्सर 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर ही देखने को मिलती है। और वहीं अगर हम बात करें हमने धराली गांव की, तो ये धराली गांव समुद्र तल से 1600 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद है और यहाँ इस प्रकार की घटना हम लोगों ने देखी। तो ये जो बादल फटने की घटना होती है हमेशा पर्वतीय एरियो में ही देखने को मिलती है हमें, खासतौर पे पर्वतीय क्षेत्रों के अलावा हमें ये घटना इस प्रकार से मैदानी क्षेत्रों में खासतौर पर देखने नहीं मिलती। बहुत रेयर है अगर कभी हो जाए, अदरवाइज ये 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर ही होती है। और फिलहाल जो ये तबाही का मंजर है उसके पीछे भी रीजन यही है, एक तो इसकी लोकेशन जो 1600 मीटर की ऊंचाई पर है, इसके अलावा दूसरी खास बात यह है कि खीरगंगा नदी में बीते कुछ वर्षों में एक चट्टान टूट के फंस गई थी, जिसकी वजह से पानी का फ्लो बहुत अच्छे से नहीं हो सकता था और बड़ी मात्रा में पानी नहीं बह सकता था। तो अभी फिलहाल जब पानी का फ्लो बहुत बढ़ गया तो वो चट्टान भी बहती हुई आई है, जिसने अब यहाँ पर आसपास के क्षेत्रों में काफी तबाही मचाई है। ठीक है, तो उस चीज को भी आप लोग यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं, वो चीजों को भी जोड़ के पढ़ेंगे तो मामला ठीक हो जाएगा। तो इसके साथ ही हम लोग ये भी देखते हैं कि 2023 में एक शोध पत्र जारी किया गया था IIT जम्मू और राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान रुड़की के द्वारा। इन दोनों ने मिलकर भी बताई थी कि क्या हो सकती है क्लाउड बस्ट की परिभाषा। तो उनका ये कहना था कि जब एक छोटी सी अवधि में 100 से 250 मिलीमीटर प्रति घंटे की दर से अचानक बारिश होने लग जाती है तो हम इसको क्लाउड बस्ट यानी कि बादल फटने की घटना के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। अब इसी के साथ हम लोग इस सिचुएशन को इस प्रकार से भी कनेक्ट कर सकते हैं कि ये जो बारिश है यानी कि जो 100 मिलीमीटर की बारिश है, ये बारिश दरअसल कुछ ऐसे शहरों के अंदर हम देखते हैं कि 1 महीने के अंतराल में आती है। और वही जो 1 महीने के अंतराल में आने वाली बारिश है अगर 1 घंटे में आ जाए तो समझिए फिर अपने आप में त्रासदी हो ही जाती है। और वही हम ये देखते हैं कि पहाड़ी क्षेत्र जो होते हैं वो थोड़े संकीर्ण होते हैं, संवेदनशील क्षेत्र होते हैं और यहाँ पानी के बहाव के लिए अच्छी संरचनाएं नहीं होती और नदियों के आसपास ही जितने भी गाँव हैं, क्षेत्र हैं, वो बसे हुए हैं। तो पानी के बहने की स्थिति में जब जल रौद्र रूप में आता है, नदियाँ अपने रौद्र रूप धारण करते हैं तो उस दौरान नदी के पानी को बहने के लिए जगह चाहिए होती है और आसपास में फिर जो गांव इस चपेट में आते हैं, जो भी लोग सामने दिखते हैं, उन सभी को नदी का जल अपने साथ बहा के ले चलता है। अगर हम बात करें उत्तराखंड के अंदर बादल फटने की घटनाओं की तो ये कोई नई बात नहीं है। उत्तराखंड का एक खास जुड़ाव है बादल फटने की घटनाओं से, क्योंकि एक संवेदनशील क्षेत्र है और लगातार बादल फटने की घटनाएं हम देखते रहते हैं। अगर 2025 की घटना से पहले की बात करें, कब एक ऐसी त्रासदी हम लोगों ने देखी थी, तो सितंबर 2021 की बात है जब पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग में यह घटना हुई थी और इस दौरान
भारी मलबे की स्थिति बन गई थी, खेत और घरों में भारी तबाही मची थी। इसके अलावा 2021 में 20 मई को ही देहरादून के चकराता में इस प्रकार की तबाही देखी गई थी, 3 लोगों की मौत हुई थी और इसके अलावा जो अवसंरचना का नुकसान हुआ था वो महत्वपूर्ण था। 21 जुलाई 2014 को भी टिहरी जिले के अंदर 6 मौतें हुई और गांव पूरा प्रभावित हुआ था यहाँ पे। और वहीं उत्तराखंड में बीते एक दशक के लगभग सबसे बड़ी घटना जो थी वो केदारनाथ घाटी की घटना थी। ये हमने देखा था कि केदारनाथ मंदिर के आसपास कितना ज्यादा तबाही मची थी। हालांकि केदारनाथ मंदिर पूरी तरह से सेफ था इस पूरे की पूरी घटना के बावजूद, लेकिन त्राहिमाम जो स्थिति थी वो बहुत ज्यादा बड़ी थी, त्रासदी बड़ी थी, 6000 लोगों की मौतें हुई थी और गंभीर विनाश का यहाँ मामला निकल के आया था। ये घटना उत्तराखंड के इतिहास के मामले में बहुत ज्यादा खास है, भारत के इतिहास में भी बहुत ज्यादा खास है। इसके अलावा 29 मई 2016 को बालगंगा घाटी टिहरी में 4 मौतें हुई थी, सैकड़ों घर तबाह हुए थे। 20 जुलाई 2018 को चमोली जिले में 8 मौतें हुई थी और 2 दिन तक लोग यहाँ पर लापता भी रहे थे। और वहीं 18 अगस्त 2010 बागेश्वर जिले में 18 बच्चों और 2 शिक्षकों की मौत हो गई थी। हालांकि बादल फटने की घटना जो हम लगातार उत्तराखंड के बारे में पढ़ रहे हैं, ये हिमाचल प्रदेश के लिए भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहती है, क्योंकि आज की ये घटना है कि हिमाचल प्रदेश में भी इस प्रकार की ही एक दुर्घटना देखी गई है और वहां पर भी बादल फटा। तो फिलहाल जिस प्रकार हम मानसून सेशन में है, ज्यादा बारिश हो रही है और इस बार का जो मानसून है उसके लिए पहले से ही ये प्रेडिक्शन कर दी गई थी कि मानसून समय से पहले आएगा और समय से पहले आने के साथ साथ ये सबको उम्मीद थी और हमारे IMD ने भी बता दिया था कि मानसून के दौरान बारिश ज्यादा होगी। तो सामान्य से 6% ज्यादा बारिश होने की उम्मीद पहले भी बताई जा रही थी और वही जो ज्यादा बारिश की स्थिति है वो फिलहाल देश में अलग अलग क्षेत्रों के अंदर इस प्रकार की आपदाओं को बढ़ा रही है। हालांकि ये बात करें कि उत्तराखंड में ऐसा क्यों होता है कि लगातार बार बार ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है, तो देखिए पहली और महत्वपूर्ण बात तो यह है कि उत्तराखंड हिमालय के पर्वतों पर मौजूद है। अब हिमालय के पर्वतों में मौजूद होने का मतलब यह है कि एक संवेदनशील क्षेत्र है और यहाँ पर भूवैज्ञानिक कमजोरी देखने को मिलती है और इसी वजह से हम उत्तराखंड के मामले में कभी तो भूस्खलन, कभी तो हम साथ साथ में ये देखते हैं कि हिमस्खलन होता है। इसके अलावा भूकंप के आने के बाद अनेक परेशानियां होना और इस प्रकार की बादल फटने की घटनाएं होना, बाढ़ आ जाना, ये सारी महत्वपूर्ण घटनाएं हम लोग को उत्तराखंड की जमीन पर देखने को मिलती रहती है। चरम मौसमी अवस्थाएं भी इस पूरी घटना को आगे बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि अधिक बारिश होना, पर्यावरण की इसी के अकॉर्डिंग स्थिति को बदल जाना और फिर आसपास के लोगों के लिए तबाही बन जाना हमारे लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण स्थिति को जन्म देता है। जलवायु परिवर्तन में थोड़ा सा जिस प्रकार से क्लाइमेट चेंज होते होते जलवायु की मौसम की परिस्थिति को बदल रहा है, वो भी जिम्मेदार है इन आपदाओं के लिए। इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि अनियोजित विकास, अब लगातार विकास में जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, लोग इसी प्रकार से चीजों को आगे डेवलप भी कर दे रहे हैं। हम लोग अपने पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर भी विकास का कार्य कर रहे हैं, जिससे कि स्थिति जो है वो और ज्यादा बिगड़ जा रही है और नदियों के आसपास लोगों का रहना वो हमारे लिए और भी दिक्कतों का मामला यहाँ पर बना देता है। पर्यटन दबाव तो भाई लगातार हम सभी लोग ये भी देखते हैं कि उत्तराखंड पर्यटन का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी है, सभी लोग जाते हैं, तो वो भी जिम्मेदार है इसके संसाधनों में और उसके तबाही के लिए और साथ साथ उच्च जनसंख्या। तो जनसंख्या इतनी है कि भाई कहीं भी लोग बस रहे हैं, निकट बज रहे हैं नदियों के, तो इससे जब कभी भी नदी को अपने लिए बड़ी जगह चाहिए होती है तो आसपास के गाँव बह के आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इन सभी बातों को समझने जानने के बाद हम ये देखते हैं कि एक इजी सा क्वेश्चन है आप लोग की स्क्रीन पे और आप बहुत अच्छे से इसका आंसर दे सकते हैं। तो जल्दी से पहले मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए इन सारी बातों को समझ लेने के बाद में। और फिलहाल इसके साथ ही ये वाली बात भी ध्यान रखिए कि फिलहाल मानसून की अवस्था में पूरे देश भर में बारिश का मंजर बहुत ही गंभीर बना हुआ है, इसलिए आपको सुरक्षित रहने के लिए जरूरी है कि अगर आप नदियों से दूर रहें, सेफ जोन में रहें तो ही बेहतर है। थोड़ा घूमना फिरना अगर इस समय ना करेंगे तो भी आपकी स्थितियां ठीक रहेगी। तो अपनी सुरक्षा अपने ही हाथ में है, इसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि केवल बात पहाड़ों तक ही नहीं है, मैदानों की नदियां भी इस समय उफान पर है और बहुत सारे हमारे क्षेत्रों में बाढ़ भी आ रखी है। तो आंसर कीजिए कमेंट और फिलहाल वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो बाकी लोगों तक शेयर जरूर करना है, जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक भी कर दीजिएगा। इसके साथ एक इंपॉर्टेंट बात आप लोग के लिए ये है कि अगर आप लोग अपनी तैयारी को अच्छा बनाने के लिए द हिंदू न्यूज़पेपर का एक अच्छा एनालिसिस हिंदी भाषा में ढूंढ रहे हैं, तो आप सभी लोगों के लिए हिंदी भाषा का एक अच्छा न्यूज़ एनालिसिस और साथ ही एडिटोरियल डिस्कशन हमारे स्टडी IQ IAS हिंदी के यूट्यूब चैनल पर होता है सुबह 9 बजे। आप लोग ज्वाइन कीजिए टाइम से अपनी तैयारी को अच्छा बनाने के लिए। इसके साथ ही हमारा जो P2I फाउंडेशन बैच है आप लोग को वो ज्वाइन कर सकते हैं। 8 अगस्त से सुबह 6 बजे शाम को 6 बजे एक नया बैच शुरू हो रहा है। P2I फाउंडेशन बैच का मतलब होता है प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तीनों ही चरणों की तैयारियां यहाँ आपको करवाई जाती हैं। इसके साथ ही इसमें आपको 1000 से अधिक घंटे की कक्षाएं मिलती है, जहां आपका पूरा सिलेबस कवर होता है, आपके साथ ही आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी होती है, करंट अफेयर्स भी कवर कराया जाता है। 1-to-1 मेंटरशिप की सुविधा आपको इसमें दी जाती है, जिसमें आपके सभी समस्याओं का समाधान आपको मिलता है। आपके जो भी प्रश्न है, जो भी डिलेमास है, जो भी डाउट है, उन सभी का समाधान करते हुए तैयारी को अच्छा बनाया जाता है और आपका पूरा मार्गदर्शन किया जाता है। इसके अलावा प्रिंटेड हैंड रिटन नोट्स मिलना, 18+ बुक्स मिलना, आपको पूरा GS मॉड्यूल मिलना, आपको टेस्ट सीरीज मिलना, वो सारे भी इसके खास फीचर्स में शामिल है। इसके साथ ही आप लोग को यहाँ मिलता है 11,000 का कैश प्राइज अगर आप टॉप टेस्ट परफॉर्मर मंथली बनते हैं। इसके साथ ही आप लोग की पूरी फीस रिफंड भी हो जाती है अगर आप लोग
प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को क्लियर करते हैं। तो फिलहाल आप एनरोल कीजिए KL लाइव कोड के साथ में, क्योंकि KL लाइव आप लोगों के लिए एक बेस्ट डिस्काउंट कोड है और बेस्ट डिस्काउंट के मामले में आपको बहुत ज़्यादा लाभ हो जाता है। 7,000 रुपये का डिस्काउंट मिलता है और फीस हो जाती है 27,999। तो एनरोल कीजिए आज ही, क्योंकि समय है बहुत कम। और मेरे साथ आप जुड़ सकते हैं टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक और सभी जगह यूजर नेम आप लोग की स्क्रीन पे है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, QR कोड स्कैन करके या सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पे कुणाल कोटिया, आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो को कीजिए शेयर, जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक भी कर दीजिएगा और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए बने रहें स्टडी IQ IAS हिंदी यूट्यूब चैनल पे। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।